लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे 2019 में डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। आज जानेंगे कि हिंदी विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था और पूरे पेपर का एक बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में डीएलएड बीएड या टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना है और उसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो जब भी इस चैनल पर आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर लगभग सभी विषयों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुके हैं और सबकी वीडियो पड़ी है, तो आप लोग जाके उसको देखिए और शेयर करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र होता है वो 1 घंटे का होता है और 25 नंबर का होता है। इसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसे 30 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपका, नूतन का विलोम शब्द लिखना है हमें। नूतन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। तो अगर नूतन का विलोम शब्द की बात करें यानी उल्टा शब्द, तो नूतन का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है पुरातन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, या वर्ण है। आपके ऑप्शन है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो देखिए या वर्ण जो है, या, रा, लावा, ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी दूसरा वाला सही है आपका। और उच्छिप्त की बात करते हैं यहाँ पे, तो अंगा और ढड़ा ये उच्छिप्त व्यंजन आते हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण वर्ण कहा जाता है या द्विगुण व्यंजन पूछा जाता है। तो ये 2 नामों से पूछा जाता है, उच्छिप्त से भी और द्विगुण से भी। अंतस्थ की बात करें तो ये यारा लावा होता है, उष्म जो है शाशा साहा होता है। ये सभी जो है विभिन्न नामों से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, यानी भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना या सुलेख शब्द लिखना। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन से तात्पर्य, यानी सुंदर लिखावट, सुलेख लिखने से आपकी लिखावट जो है सुंदर हो जाती है, तो उसका तात्पर्य सुंदर लेखन से है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आपके सामने, या वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? आपके ऑप्शन है जा प्लस इया, आधा जा प्लस इया, जा प्लस या जा प्लस न्या। तो देखिए जो जा शब्द होता है वो जा और इया से मिलकर बना होता है। ये ऐसे रहता है जा प्लस इया, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें से चारों में से एक शब्द गलत लिखा है, हमें उसी का चयन करना है जो गलत लिखा है। पहला है अति उत्तम, दूसरा है अभ्युदय, तीसरा है अत्याधिक, चौथा है अन्वय। तो देखिए अति उत्तम भी सही लिखा है, अभ्युदय भी सही लिखा है और अन्वय भी सही लिखा है। और देखिए अति धन अधिक होता है, अत्यधिक होता है। यहाँ पे अत्याधिक लिखा है, या के बाद एक मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये गलत है। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, क्योंकि हमें गलत का चुनाव करना था। अत्याधिक जो है अशुद्ध लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके। अपेक्षा और उपेक्षा शब्द का अर्थ लिखना है हमें। तो देखिए उपेक्षा जो होता है, ये वाला जो उपेक्षा है, इसका अर्थ होता है अवहेलना करना, यानी निरादर करना किसी का, अवहेलना करना यानी निरादर करना। और जो अपेक्षा होता है ये होता है किसी से आशा रखना, किसी चीज की। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। तो जो उपेक्षा होता है वो होता है अवहेलना करना यानी निरादर करना, और जो अपेक्षा होता है ये किसी चीज की अपेक्षा रखना या आशा रखना। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों का अर्थ समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। देखिए आकाश शब्द का जो 4 पर्यायवाची लिखना है हमें, तो आकाश के सबसे पहले तो आकाश के 4 पर्यायवाची, पहला होता है अंबर, उसके बाद होता है गगन, नभ और आसमान। ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आकाश के 4 पर्यायवाची हो गए। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो अगर ओ और औ वर्ण की बात करें तो ये स्वर हैं।
इन्हें स्वर के अंतर्गत रखा गया है। कुल स्वरों की संख्या होती है 11। तो ओ और औ भी स्वर हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो सबसे पहले ऊष्म व्यंजन जानने से पहले जानते हैं ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा रगड़ खाती हुई निकलती है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म मतलब होता है गर्म। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। शा, शा, सा और हा। तालब शा, दंत शा, मूर्ध शा और हा। ये 4 प्रकार के होते हैं ऊष्म व्यंजन। इन्हीं चारों का नाम आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। देखिए संधि का अगर विलोम लिखेंगे तो ये होता है संधि विच्छेद। संधि का विलोम होगा संधि विच्छेद। संधि मतलब होता है जोड़ना और संधि विच्छेद मतलब होता है अलग अलग करना। और अगर संयोग की विलोम की बात करें तो संयोग का मतलब भी होता है जोड़ना, मिलना, और संयोग का विलोम होगा वियोग। तो संधि का विलोम होगा संधि विच्छेद और संयोग का विलोम होगा वियोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखने हैं, यानी पर्यायवाची और समानार्थक शब्द लिखने हैं। तो आँख का जो होता है, अगर हम पहले आँख से शुरुआत करें तो आँख का होता है, आप नयन लिख सकते हैं, चक्षु लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखना है। अश्व का होता है घोड़ा, एक एक लिखना है, आप एक ही एक लिखिए। अगर आपको और अधिक याद है तो अच्छी बात है। समुद्र का होता है सागर और सूर्य का होता है रवि। रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सभी पर्यायवाची होते हैं सूर्य के। तो एक एक लिखना है। तो हम लोगों ने एक एक देखा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाने का आभास होता है, यानी ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न के आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई वाक्य है आपके सामने, इससे ये लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो प्रश्न वहाँ पे उसके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, घर में कौन है, यानी यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल हुआ कौन, तो यानी यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। ये जो सिंबल या चिन्ह होता है यही होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसा चिन्ह जो उस वाक्य के अंत में लगाया जाता है जिस वाक्य से प्रश्न के पूछे जाने का आभास होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है। तो देखिए अनुलेख एवं श्रुतलेख में अंतर जो है, अनुलेख का मतलब होता है किसी का अनुसरण करके लिखना, यानी देख कर लिखना, ये होता है अनुलेख। किसी चीज का अनुसरण करके या देख कर लिखना ये होता है अनुलेख। प्रायः कक्षा में जो है विद्यार्थी जब अध्यापक श्याम पट पर लिखता है तो बच्चे उनका अनुसरण करते हुए अपने कापी में लिखते हैं, वो प्रक्रिया अनुलेख के अंतर्गत आती है। और अगर श्रुतलेख की बात करें तो श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, अर्थात जब विद्यार्थी किसी चीज़ को, बोली हुई चीज़ को सुनकर लिखता है तो वो होता है श्रुतलेख। यही एक अंतर होता है। अनुलेख में जो है किसी चीज़ को देख करके उसकी कॉपी करके लिखना होता है और श्रुतलेख में जो है सुनकर लिखना होता है। मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि अनुलेख के अंतर्गत हम किसी चीज़ को देखकर या श्यामपट पर जो अध्यापक लिखता है उसको देखकर लिखते हैं, तो वही होता है अनुलेख। और श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। यही होते हैं, इसमें मुख्य रूप से यही अंतर होता है अनुलेख और श्रुतलेख में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन सी हैं बताइए। तो देखिए अगर लेखन शिक्षण की विधियों की बात करें हम, तो लेखन शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं। चलिए नाम देखते हैं हम। पहला है रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, ये भी लेखन शिक्षण के अंतर्गत आती है, रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना। मांटेसरी विधि बहुत ही प्रचलित विधि है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में मांटेसरी विधि से। और अनुकरण विधि, यानी वही जो बच्चा किसी चीज़ को देखकर या किसी का अनुसरण करते हुए लिखता है, ये भी लेखन शिक्षण के अंतर्गत आता है। रेखाओं द्वारा अनुसरण करके मांटेसरी विधि। और पेस्टोलॉजी हो गई और मनोवैज्ञानिक। पेस्टोलॉजी विधि भी जो है लेखन विधि का उदाहरण है। पेस्टोलॉजी और मनोवैज्ञानिक विधि एक होती है। तो ये सभी लेखन शिक्षण की विधियां हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से लिखा जाता है, यानी प्रत्येक वाक्य के अंत में केवल दो वाक्य यानी विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का इस्तेमाल होता है। केवल दो प्रकार के वाक्यों को छोड़ दिया जाता है, विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम पूर्ण विराम का उदाहरण लेते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये एक सिंपल सा वाक्य है। अब इसके आखिरी में पूर्ण विराम लगाया जाता है, यही पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। दो दो उदाहरण देने हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। आप एक और उदाहरण दीजिए, राम अयोध्या के राजा थे। राजा थे, इसके लास्ट में भी पूर्ण विराम लगेगा। तो पूर्ण विराम ऐसे वाक्य जिनके अंत में, हर प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। केवल दो प्रकार के वाक्य याद रखिएगा, एक जिसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है या विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं। इन दो प्रकार के वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अर्ध विराम के बारे में। तो अर्ध विराम, देखिए, वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना होता है। देखिए, वाक्य को जब दो भागों बांटते हैं तो दो उपवाक्य से मिलकर बन जाता है, उसको दो उपवाक्यों में बांट दिया जाता है। तो जब दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है आपस में, तो वहां पे जो है अर्ध विराम लगता है। जैसे अब हम बताते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है, चिंता मत करो, अच्छा होगा। अब देखिए, चिंता मत करो ये एक उपवाक्य है, अच्छा होगा ये दूसरा उपवाक्य है। अब इसको जोड़ा जा रहा है, अर्ध विराम से जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए, जो अर्ध विराम है यही इस्तेमाल होगा यहाँ पे दो उपवाक्यों को जोड़ने में। अब दूसरा आप कोई भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं चार विराम चिन्हों का नाम लिखिए, उदाहरण सहित स्पष्ट भी कीजिए। तो दो आप लोगों ने देखा ही, एक होता है पूर्ण विराम, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं। आप उदाहरण अपने आप से लिख लीजिएगा, पूर्ण विराम। दूसरा होता है अर्ध विराम, जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहां पे अर्ध विराम का होता है। तीसरा होता है विस्मयादिबोधक, ऐसे वाक्य जिनसे मन के भाव, जैसे आपका भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का प्रकट होता है, आदि भावों का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनसे मन के भाव, जैसे आपका भय, क्रोध, घृणा आदि का बोध होता है, तो वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। वहां पे विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है, ये विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे तुम आ गए, ये विस्मयादि का हो गया। अरे, जैसे अरे यानी विस्मयादि का बोध हो रहा है, अरे तुम आ गए, ये विस्मयादि का उदाहरण है। और तीसरा होता है, एक होता है योजक चिन्ह। हम योजक चिन्ह की बात करते हैं। चौथा, चार प्रकार के बताने थे तो तीन हो गए आपका, चौथा जान लीजिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? ये भी एक विराम होता है। जब शब्द युग्मों की तुलना करते हैं या शब्द युग्मों को तुलना करके लिखते हैं या दो शब्द युग्मों को आपस में एक साथ लिखते हैं, तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। या दो विलोम शब्दों को एक साथ लिखना होता है, तब भी वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, दिन रात, यहाँ पे जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से चार जो है आपके विराम चिन्ह हो गए। अब बात करते हैं सिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, सिरोरेखा जो है हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा सिरोरेखा कहलाती है। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा आपकी सिरोरेखा कहलाती है। और सिरोरेखा लगाते समय हमें ये ध्यान रखा जाता है कि कोई शब्द मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं तो उसका एक तिहाई भाग बाएं ओर निकला रहे, एक तिहाई भाग, जैसे आप लिख रहे हैं राम लिख रहे हैं, तो आप ये जो यही सिरोरेखा होती है जो ऊपर लगाते हैं, तो इसका एक तिहाई भाग दाहिने भी निकला रहे, एक तिहाई भाग बाएं भी निकला रहे। सिरोरेखा लगाने का यही नियम होता है, यही होती है सिरोरेखा।
और इसके 2 उदाहरण आप इस जैसे राम लिखा गया और कमल लिखा गया, तो 1/3 भाग दोनों तरफ निकला रहे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।